हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। शुड यू बाय ब्रेजा 2025 वर्थ इट और नॉट, एंड ब्रेजा फेसलिफ्ट का क्या हुआ, कब तक आएगी, क्या कुछ अपडेट आएंगे, ये सारी बातें करने वाला हूँ इसी एक वीडियो में। तो अगर आप एक नई ब्रेजा खरीदने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, 2025 के अंदर अगर आप एक ब्रेजा कंसीडर कर रहे हो तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके 4 पॉजिटिव हैं 6 नेगेटिव्स हैं, ये सारी बातें नहीं करने वाला हूँ। एक पॉइंट उठाऊंगा जिसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी मिलेगी और कहाँ पे आप ब्रेजा लेने के बाद मार खा जाओगे। सारी चीज़ें सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको समझ में आ जाए। इसके साथ ब्रेजा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इंजन। मारुति ब्रेजा के अंदर सेगमेंट का सबसे हाईयर कैपेसिटी वाला इंजन आता है, जो है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये इंजन 103 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब ऑन पेपर तो ये पावर ठीक ठाक लगेगी, लेकिन अगर आप ब्रेजा को ड्राइव किए होंगे या ड्राइव करेंगे तब ये इंजन कितना अंडर पावर्ड है ये आपको महसूस होगा। इस इंजन के साथ अगर सिटी में ड्राइव करते हो तो पावर सफिशिएंट है, लेकिन हाईवे पे इस इंजन की पावर थोड़ी सी कम लगेगी, खास करके ओवरटेकिंग वाले पॉइंट पे। अगर आपकी गाड़ी 70-80 की स्पीड पे चल रही है और आप गाड़ी में 4 लोग हो और सडनली ओवरटेक करना है, तब आपको ये पावर कम लगेगी, तब आपको महसूस होगा कि ये इंजन कितना अंडर पावर्ड है। 90-100 तक गाड़ी आराम से चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 110-120 जाएगी गाड़ी अपनी स्टेबिलिटी खो देती है। ऐसा लगेगा आपको कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो इसलिए होता है कि इसके जो कर्व डायनेमिक्स वगैरह है वो अच्छी तरह से हवा को काट नहीं पाते और गाड़ी अपना कंट्रोल खोने लगती है। गियर बॉक्स की जहाँ तक बात है, अगर इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेते हो तो काफ़ी बढ़िया है। मैनुअल के साथ जाओगे तो सिटी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। गियर उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसको और भी लाइट बनाया जा सकता था। क्लच की बात करें तो सिटी ट्रैफिक के हिसाब से क्लच थोड़ा सा टाइट है, जैसा पेट्रोल गाड़ी का होना चाहिए उस तरह से नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो तो क्लच आपको दिक्कत कर सकता है। कंपनी माइलेज 15 से 16 kmpl की क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में जाओगे तो ये गाड़ी आपको 12 से 13 kmpl की माइलेज ही दे पाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 12 से 13 किलोमीटर की माइलेज देगी। हाँ, माना हाईवे पे 21-22 का माइलेज निकाल के दे देगी, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी शर्तें हैं। गाड़ी में 2 लोग होने चाहिए और गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 के आसपास मेंटेन होनी चाहिए, तब ये गाड़ी आपको हाईवे पे लगभग 20 से 22 kmpl की माइलेज निकाल के दे देती है। दूसरा पॉइंट है राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ द बेस्ट। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि हाईवे पे चलने के बाद झूलने लगे। देखो, अच्छी रोड पे तो सारी गाड़ियों के सस्पेंशन बढ़िया ही होते हैं, लेकिन मुझे ब्रेजा के सस्पेंशन में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि अगर आप थोड़े से ख़राब रास्तों पे भी जाते हो तो भी गाड़ी आपको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होने देती। मारुति ब्रेजा का सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है मारुति की और गाड़ियों से, सिर्फ ग्रैंड विटारो को छोड़ के। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इज़ अ गुड। रोटेशन भी अच्छा है, लेकिन मैं इसको बेस्ट नहीं कहूँगा। इससे अच्छी भी स्टीयरिंग होती है और इसको भी थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। थर्ड पॉइंट है इंटीरियर क्वालिटी। पर्सनली मुझे मारुति ब्रेजा का इंटीरियर काफ़ी बढ़िया और मॉडर्न लगता है, लेकिन इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, और कलर भी ऐसा चूज़ किया गया है कि पहले से ही पुराना पुराना लगे। अगर इसकी अच्छे से केयर करना चाहते हो तो टाइम टाइम पे ड्राई क्लीनिंग और पॉलिश करानी पड़ती है, ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो बनी रहे। मारुति को अपनी प्लास्टिक क्वालिटी को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। हाल ही में इसकी डिज़ायर और स्विफ्ट आई, जिसमें प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली ब्रेजा में भी प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मिले, तो देखते हैं। अब ब्रेजा को बड़ी एसयूवी वाला लुक देने के लिए बड़ी बड़ी सी बॉडी क्लैडिंग तो लगा दी, लेकिन मारुति की प्लास्टिक क्वालिटी तो चीप टाइप की है, तो इसकी बॉडी क्लैडिंग को लेकर एक काफ़ी दिक्कत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर गाड़ी को 1 साल चलाओगे उसके बाद बॉडी क्लैडिंग वाइट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो अगर आप गाड़ी को धुलवा लेते हो तो पॉलिश मारना कंपलसरी हो जाता है, नहीं मारोगे तो ये काफ़ी ख़राब लगती है। मारुति को ब्रेजा फेसलिफ्ट में अपनी प्लास्टिक क्वालिटी को तो सुधारना ही होगा, लेकिन इसकी जो बॉडी क्लैडिंग है उसको भी थोड़ा सा छोटा करना होगा, क्योंकि टाइम के साथ कितनी भी अच्छी प्लास्टिक रखो वो ख़राब ही हो जाती है। बाकी इस मारुति ब्रेजा में जो एम्बियंस लेवल वगैरह है वो काफ़ी इंप्रूव किया गया है, नेसेसरी नॉइस कहीं से नहीं आती। बाकी इसका जो एसी वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेजा की जो ब्रेक है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है।
अब वो ख़राब क्यों है? अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आप 70-80 की स्पीड में चल रहे हो और आपको सडनली ब्रेक चाहिए, तब ब्रेजा के ब्रेक की परफॉर्मेंस ख़राब ही लगेगी। मान लीजिए अगर आप 80-90 की स्पीड पे ब्रेक लगा रहे हो तो गाड़ी रुकेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेके रुकेगी। हाँ, इसकी क्वालिटी वोक्सवैगन और स्कोडा जैसी नहीं है, लेकिन मारुति के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आप 50-70 की स्पीड पे ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी अच्छे से रुकेगी। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके जो ब्रेक की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव भी हो सकती थी। बाकी मारुति ब्रेजा का जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो VXI वेरिएंट है, जिसमें काम के सारे फीचर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच लो थोड़े से मॉडर्न फीचर मिल जाएंगे, तो ना, मारुति ने इसमें कुछ दिया ही नहीं है। बाकी अगर आप इसके टॉप मॉडल को सेगमेंट की और गाड़ियों से कंपेयर करते हो तो भी ये काफ़ी पीछे है। देखो, एक टाइम था जब मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट आया था तो ये सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती थी, यानी इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा फीचर मिलते थे। अब वो टाइम चला गया है, सेगमेंट की और गाड़ियाँ इससे ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं। कुछ फीचर है जो सेगमेंट की और गाड़ियों में आते हैं लेकिन मारुति ब्रेजा के टॉप मॉडल में भी नहीं आते। जैसे सबसे पहला वेंटिलेटेड सीट, नेक्सॉन के टॉप मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। दूसरा है लेदर सीट। अब एक तरह से ये अच्छा है और एक तरह से ख़राब भी है। अगर आप किसी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट नहीं दे रहे हो तो उस गाड़ी में लेदर सीट लेने और देने का कोई मतलब ही नहीं होता। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट। अगर आप फीचर के हिसाब से देखोगे तो ये एक कमी है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मुझे मैनुअल एडजस्टमेंट सीट ज़्यादा बढ़िया लगती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट है ये काफ़ी टाइम लेती है, उससे अच्छा तो आप मैनुअल तुरंत एडजस्ट कर लेते हो। चौथा है फ्रंट पार्किंग सेंसर। अब आप किसी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा दे रहे हो और फ्रंट पार्किंग सेंसर ही नहीं दे रहे हो। चौथा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। मारुति ब्रेजा को छोड़कर सेगमेंट की सारी गाड़ियों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आता है। पांचवा है पैनारोमिक सनरूफ। सेगमेंट की कुछ गाड़ियां हैं जिनके टॉप मॉडल में पैनारोमिक सनरूफ आता है, लेकिन मारुति ब्रेजा में सिर्फ सिंगल पैन सनरूफ आता है। बाकी इसके अलावा मारुति ब्रेजा का बूट स्पेस भी काफ़ी कम मिलता है। अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हो तो बूट स्पेस के बारे में तो सोचिए ही नहीं। लेकिन वहीं नेक्सॉन में ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है नेक्सॉन CNG में भी। लेकिन अगर आप इसका नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट भी लेते हो तो भी सेगमेंट की और गाड़ियों से कम बूट स्पेस इसमें मिलता है। देखो, एक चीज़ मारुति ब्रेजा का जो सबसे अच्छा लगा, अब वो मारुति ब्रेजा का ही नहीं, मारुति की सारी गाड़ियों को लेकर है, इसकी रीसेल वैल्यू। मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलाने के बाद आप मारुति ब्रेजा से बोर होने वाले हो, क्योंकि करंट में जो मारुति ब्रेजा आ रही है इसमें ना ही अच्छे फीचर हैं और ना ही अच्छी परफॉर्मेंस। तो कुछ ही सालों में आप मारुति ब्रेजा से बोर हो जाओगे और अगर आप इसको बेचते हो तो अच्छी खासी रीसेल वैल्यू आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में। देखो, ऐसा हो रहा था कि मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट अगस्त-सितंबर के बीच में आ जाएगा, लेकिन अभी इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही कहीं से और ना ही मारुति की तरफ से। तो मारुति ब्रेजा का जो फेसलिफ्ट है वो हम मान सकते हैं कि 2025 में नहीं 2026 में आएगा। तो अगर आप 2025 में मारुति ब्रेजा कंसीडर करने का प्लान कर रहे हो तो मैंने आपको बताया इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फीचर कैसे हैं, इंटीरियर क्वालिटी, सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं। अगर आप ज़्यादातर सिटी में ड्राइव करने के लिए मारुति ब्रेजा ले रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। हाईवे पे थोड़ी बहुत ही रनिंग रहती है तब आप मारुति ब्रेजा को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप गांव जैसे एरियाज़ में भी रहते हो तो भी आप मारुति ब्रेजा को कंसीडर कर सकते हो, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया आती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी को थोड़ा सा भगाने वगाने का शौक है तब आप मारुति ब्रेजा लेने के बाद मार खा जाओगे। इसके अलावा आप XUV 3XO या स्कोडा काइलैक वगैरह को देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मारुति ब्रेजा 2025 के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।